रोहन के कान सुन होने को थे, मुट्ठियां कसी हुई थी और माथे की नसें तनी हुई थी, जैसे वह किसी भयंकर तूफान को रोक रहा हो। यह पल उसके लिए कयामत जैसा था। 5 साल बाद जब उसके कानों में उस चंचल और मीठी आवाज की गूंज पड़ी तो उसने अपनी आंखों को सख्ती से बंद कर लिया। हेलो आदित्य, कहाँ रह गए और इतनी देर से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? जानते हो मैं कितनी फिक्रमंद थी तुम्हारे लिए, कब से इंतजार कर रही हूँ। अब तो आ जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। और हाँ, आओ तो मुझे जगाना मत, और अपनी खाना भी उसी अकड़ू बिजनेस पार्टनर के साथ खा लेना। लगता है तुम्हारे ऑफिस का सारा काम बस वही तुमसे करवाता है। दूसरी ओर नैना बिना किसी जवाब का इंतजार किए अपनी शिकायत एक ही सांस में बोलती चली गई। उसके दिमाग में यह ख्याल तक नहीं था कि उसने अपने भाई आदित्य के बजाय किसी और को कॉल कर दिया है और उसकी आवाज सुनकर उस इंसान की हालत क्या हो गई है। तभी नैना के चुप होते ही रोहन माथुर ने भारी और गंभीर आवाज में हेलो कहा। उसकी आवाज पहले से ही कहीं ज्यादा खुरदरी हो चुकी थी। नैना बुरी तरह से चौंक गई, उसकी आंखें फटे की फटी रह गई। मोबाइल स्क्रीन को घूरते हुए उसके हाथों में पसीना आ गया। उसने कॉल तो अपने भाई को किया था, फिर यह आवाज कहाँ से आई? पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। इन 5 सालों में रोहन ने कभी ऐसा नहीं किया था, फिर आज क्यों? अगर कॉल उठा भी ली थी तो काट क्यों नहीं दी, जवाब क्यों दिया? शर्मिंदगी से नैना का चेहरा सुर्ख हो गया। अपने अनर्गल शब्दों का पछतावा हो रहा था और साथ ही अपने भाई आदित्य की फिक्र भी सता रही थी। उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से भागने लगी थी। वह इस पल बहुत मुश्किल में थी। अब न जाने कितनी रातें उसकी सुकून छीनने वाली थी। उसका दिल चाहा कि कॉल काट दे, क्योंकि वह इस इंसान की आवाज फिर से नहीं सुनना चाहती थी। लेकिन आदित्य का फोन रोहन के पास क्यों था? किसी अनहोनी के डर से वह चाह कर भी कॉल नहीं काट पाई। आदित्य कहाँ है? कांपती हुई आवाज में उसने बड़ी मुश्किल से पूछा। अपने भाई की आवाज न सुनकर वह परेशान और बेचैन थी। उसके लहजे में अपने भाई के लिए बेपनाह मोहब्बत और फिक्र थी। यह महसूस करके रोहन को वह समय याद आ गया जब उसका दिल भी इस लड़की के अंदाज में अपने लिए ऐसी ही फिक्र और बेचैनी देखने को तलबगार हुआ करता था। मगर अगले ही पल अतीत की जहरीली यादें उसके दिल और दिमाग को करवाहट से भर गई। उसे अब ऐसी कोई चाहत बची ही नहीं थी। उसे किसी जरूरी काम से कहीं जाना था। वह वहीं गया है, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएगा। रोहन के बताने पर नैना को थोड़ी तसल्ली हुई, मगर दिल में उठा दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आदित्य अपने दोस्तों में रोहन पर आंख बंद करके भरोसा करता था। नैना जवाब में कुछ नहीं बोली, मगर कॉल भी नहीं काटी। उसे लगा अब दूसरी तरफ से कॉल कट जाएगी, मगर रोहन तो पहले से ही बेरहम था। उसने सीट के सिहराने से टेक लगा ली और नैना की सांसों की आवाज सुनता रहा। अपने अंदर लगी आग की शिद्दत को कम करने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल कॉल कटने की आवाज आई। आई हेट यू रोहन माथुर, आई हेट यू। भगवान करे तुम्हें कभी कोई खुशी नसीब ना हो। दर्द की इंतहा यहाँ तक पहुंच गई थी कि उसके होठों से यह बद्दुआ निकल गई। रोहन ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए आदित्य का मोबाइल वापस रख दिया और उसके आने का इंतजार करने लगा। रोहन और आदित्य बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती कॉलेज के जमाने से थी। नैना उन दोनों से 5 साल छोटी थी, आदित्य की इकलौती बहन और उसकी जान। नैना और रोहन की दोस्ती भी गहरी थी। रोहन अक्सर आदित्य की माँ से मिलने उनके घर आता था और ऐसे में नैना की दोस्ती भी रोहन से हो गई थी। आदित्य रोहन पर आंख मूंदकर भरोसा करता था। आज आदित्य यूनिवर्सिटी नहीं आया था और नैना को घर जाना था, मगर रोहन को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। उफ, मैं थक गई हूँ रोहन, प्लीज नैना, मिमियाई। रोहन ने एक नजर उसकी तरफ देखा। उसके पीछे ईसा और उसकी 2 दोस्त खड़ी थी। ईसा की आंखों में नफरत और रोहन से छिपी नहीं थी। रोहन ने काम समेटा और लैपटॉप बंद किया। चलो उठो, चलते हैं। वे आगे बढ़े ही थे कि ईसा ने अपने एक दोस्त को इशारा किया, जिसने नैना के आगे पांव रख दिया। नैना ठोकर खाकर मुंह के बल गिरने लगी थी जब रोहन ने एकदम से उसकी कलाई थामकर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। नैना डरी सहमी आंखें बंद किए रोहन के कंधे से लगी हुई थी। रोहन की सख्त गुस्से भरी नजर ईसा पर थी। शुक्र करो इसे चोट नहीं आई, वरना जो चोट तुम्हें लगेगी वो तुम्हारी सारी जिंदगी को तकलीफ दे जाएगी। रोहन ठंडे शब्द में बोला। यह नैना को समझा गया था कि वह लड़की उसके लिए क्या है। वह बिना किसी जवाब का इंतजार किए नैना का हाथ थामकर वहां से चला गया। रोहन उसे घर छोड़ने आया था। नैना एक पल को थमी रोहन को देखा कि शायद वह उसे विश करे, पर बिल्कुल वह खामोश था। नैना नीचे उतरने लगी थी, तभी गाड़ी में एक धुन
उभरी। हैप्पी बर्थडे टू यू। उसने हैरानी से रोहन को देखा। उसके चेहरे पर बेहद खुशी झलकने लगी थी। रोहन ने डैशबोर्ड में एक छोटा सा डेकोरेशन पीस निकाला जिसमें एक लड़का और एक लड़की डांस कर रहे थे और उसमें म्यूजिक भी बज रहा था। वाओ ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है। नैना बच्चों की तरह खुश हो गई थी। स्पेशली तुम्हारे लिए लिया है, रोहन बोला। थैंक यू सो मच, मुझे लगा आपको याद ही नहीं, नैना साफ दिल से बोली। रोहन ने उसे गिफ्ट को वापस लिया और उसे नैना के सामने करते हुए एक बटन की तरह इशारा किया। नैना ने जैसे ही प्रेस किया उसमें से एक डायमंड रिंग आती हुई दिखाई दी। यह मेरे लिए? नैना हैरान हो गई थी। हाँ तुम्हारे लिए, रोहन मुस्कुराया। रोहन ने उसे रिंग पहना दी थी। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे हमेशा पहन के रखूंगी, कभी नहीं उतारूंगी। 5 साल बाद नैना अपने घर के आईने के सामने खड़ी थी। उस रिंग को हाथ में लिए गहरी सोच में डूबी थी। वह रोहन से मिली फिर भी दूर हो गई। फ्लैशबैक में नैना गुस्से में ईसा की क्लोज फ्रेंड संजना को धक्का देकर एक रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी जहां उसे रोहन के होने का पता चला था। उसी पल ईसा ने रोहन के गाल पर अपने होठ रख दिए थे। यह सब इतना अचानक हुआ था कि रोहन देखता रह गया। अगले ही पल उसने नैना को देखा जिसका चेहरा धुआं धुआं हो गया था। ईसा ने जानबूझकर नैना को शक में डाला। रोहन तो जैसे ईसा को सुन ही नहीं रहा था। इस समय वह सामने खड़ी लड़की को देख रहा था जो उसकी तरफ चली आई थी। आंखों में आंसू और बेयकीनी थी। इससे पहले कि रोहन कुछ कहता, नैना का हाथ उठा और उसने रोहन के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आप कैरेक्टर के इतने हल्के निकलेंगे मुझे अंदाजा नहीं था। आई हेट यू रोहन माथुर। नैना की बात पर रोहन ने मुठ्ठियां सख्ती से बंद कर ली थी। आंखों में बेहद हैरानी थी। वह उस पर शक कर रही थी। यह बात रोहन के दिल में बुरी तरह चुभ गई थी और उसने कोई सफाई नहीं दी। दोनों के बीच कुछ भी क्लियर नहीं हुआ और फिर दोनों दूर हो गए। रोहन अचानक बिना किसी को बताए अमेरिका चला गया। उस दिन नैना बहुत रोई थी। अब वह लौट आया था और आज यह उनकी दूसरी मुलाकात थी। नैना अपने इंटरव्यू वाली जगह से तेजी से निकली जहां रोहन के बिजनेस पार्टनर जो अब कंपनी संभाल रहे थे उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसने रोहन को ऑफिस में महसूस किया था मगर वह वहां नहीं था। वह रो रही थी और आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई थी। अचानक टैक्सी एकदम रुक गई। यह रास्ता उसके घर को नहीं जाता था। ड्राइवर ने उसकी अनजान हालत का फायदा उठाकर उसे एक सुनसान इलाके में ले आया था। नैना ने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसकी आंखों में स्प्रे किया और तेजी से भागने लगी कि आगे से आती हुई गाड़ी से वह टकरा कर पीछे गिरी। उसका पाँव बुरी तरह से मुड़ा था। तभी वह ड्राइवर गुस्से में नैना की तरफ बढ़ा ही था कि किसी ने उसकी कलाई सख्ती से दबोच लिया। नैना की नजर उस इंसान पर ठहरी जिसने अगले ही पल ड्राइवर को मार मार कर बेहोश कर दिया। यह रोहन था। वह नैना को ऑफिस से निकलते हुए देखकर और फिर टैक्सी करते हुए देखकर पीछे आया था। रोहन ने बिना कुछ कहे नैना को अपनी बाहों में भरा और पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ा। उसने बहुत आराम से उसे बिठाया और बैग उठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। नैना उस गंभीर खामोशी से बुरी तरह डरी हुई थी। उसने कराह कर कहा, आह। उसकी पाँव बुरी तरह मुड़ा हुआ था। रोहन ने उसकी कराह सुनकर मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। कुछ ही देर में वह नैना के घर के बाहर गाड़ी रोक कर खड़ा था। रोहन ने दूसरी तरफ आकर दरवाजा खोला, झुका हुआ और उसका पाँव पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। नैना दंग होकर उसे देखती रही। रोहन ने उसे समझाने का कोई मौका दिए बिना उसका पाँव थामकर उसे मरोड़ दिया और वह चिल्ला उठी। नैना दर्द से कराहती हुई उसके कंधे पर हाथ रखकर सहारा लेते हुए अपने नाखून उसके कंधों में चुभो गई। रोहन बिना कोई एक्सप्रेशन दिए पीछे हटकर खड़ा हो गया। नैना गहरी सांस भरते हुए बिना उसकी तरफ देखे घर के अंदर चली गई। रोहन भी गाड़ी मोड़ चुका था। 5 साल बाद पहली बार दोनों इतने नजदीक हुए थे और बिना कुछ कहे खामोशी से अलग भी हो गए थे। कुछ दिन बाद नैना के घर रोहन के छोटे भाई साहिल का रिश्ता आया। आदित्य ने सोचने का वक्त मांगा जबकि नैना ने साफ इनकार कर दिया। उसने सोचा रोहन को अगर फर्क नहीं पड़ता तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह जिद में आकर अपने भाई की मर्जी में खुश हो गई और साहिल से शादी के लिए हाँ कर दी। नैना जिद और ईगो में
रोहन को मात देना चाहती थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी वाले दिन नैना उदास बैठी थी। पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनाने को कहा। साहिल हाथ में मंगलसूत्र लेकर इंतजार कर रहा था। तभी पंडित जी के दोबारा कहने से पहले रोहन की आवाज गूंजी। 1 मिनट पंडित जी। यह सवाल करती नजरों से उसे देख रहे थे। दूल्हा बदल कर देखिए, शायद दुल्हन मंगलसूत्र पहनने का इजाजत दे दे। वहां भूचाल आ गया था। रोहन ने जो कहा उसे पूरा किया। आदित्य की रजामंदी और नैना की चुप्पी के वजह से रोहन की शादी सारे रीति रिवाजों के साथ नैना से हो गई। जितना रोहन ने नैना को तंग किया था, अब नैना ने गिन गिन कर उससे बदला लेने की ठानी। शादी के बाद नैना ने रोहन को कॉल काट दिया और एक लेटर छोड़कर घर से निकल गई। वह अपनी बुआ के घर पर थी। रोहन ने अपने दोस्त, जो एक एसपी था, के जरिए आदित्य को गिरफ्तार करवा लिया, पत्नी की किडनैपिंग के इल्जाम में। नैना यह खबर सुनकर सीधे रोहन के ऑफिस पहुंची। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे भाई को अरेस्ट करवा दिया। नैना शौक में थी। मुझे तुम चाहिए थी, तुम गायब थी तो मुझे यह सब करना पड़ा, रोहन ने साफ शब्दों में कहा। क्या चाहते हैं आप? नैना ने दांत पीसते हुए बोली। विदा होकर मेरे घर आ जाओ। बस नैना का कंट्रोल जवाब दे चुका था। मेरी कुछ शर्त है, अगर आप मान लेते हैं तो मैं अभी आपके घर आने के लिए राजी हो जाऊंगी। रोहन मुस्कुराया। कोई भी ब्लैक पेपर साइन करवा लो, अपनी मर्जी की शर्त बाद में भर लेना, मुझे तब भी कोई ऐतराज नहीं होगा। नैना ने रोहन के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी पहली शर्त बताई। मैं आपके किसी भी रिश्ते की निभाने की पाबंद नहीं होंगी। मंजूर है? रोहन आराम से मान गया। मेरी दूसरी शर्त है, आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस में 50% मेरे नाम पर ट्रांसफर करना होगा। मंजूर है? रोहन ने 1 सेकंड भी नहीं लिया। नैना हैरान थी। मेरी तीसरी शर्त, आप मुझे कहीं भी आने जाने से नहीं रोकेंगे। मैं जब चाहूँ जहाँ भी जाऊँ, ठीक है? कहीं भी जाने की इजाज़त होगी, मगर मुझे बताकर, और मेरे बिना रात को कहीं भी रहने की इजाज़त नहीं होगी। रोहन ने शर्त में थोड़ा बदलाव किया। हमारे बीच कोई संबंध उस समय तक नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूँगी। आप ना मुझे टच कर सकते हैं, ना मेरे करीब आ सकते हैं। नैना ने शर्म भरी आवाज़ में आखिरी शर्त रखी। वाट? अब यह तो जुल्म हो रहा है, रोहन ने गाड़ी रोकते हुए कहा। चलो, मेरे तुम्हारे करीब आने पर पाबंदी है, मगर तुम मेरे करीब आ सकती हो ना? रोहन की शरारत पर नैना की रंगत लाल हो गई। मंजूर है, रोहन दबे हुए दिल से मान गया। नैना की विदाई हो चुकी थी और वह रोहन के कमरे में थी। तभी बिस्तर पर कॉकरोच देखकर वह उछलकर नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ भागी कि अंदर आते हुए रोहन ने सीने से टकरा गई। प्लीज हेल्प मी। वह रोहन के गले के पास आ पहुंची, बाहें डालकर चिपक गई और आंखें बंद कर ली। रोहन के चेहरे को मुस्कुराहट ने छू लिया। उसने भी मौका का फायदा उठाते हुए उसे अपनी बाहों में घेर ले लिया। आप अपनी शर्त भूल रहे हैं, नैना घूरते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, मगर अब तुम आ गई हो तो जाने थोड़ी दूंगा। रोहन शरारत से उसका दुपट्टा उतारते हुए एक तरफ रख गया। उसने नैना के होठों पर झुककर उसके सारे शब्द अपने होठों से चुन लिए। नैना की सारी रिक्वेस्ट दम तोड़ गई। रोहन ने नैना के धड़कते हुए दिल पर अपना हाथ रखा। अब नहीं रोक सकती तुम मुझे। वह शिद्दत से उसमें समाता हुआ उसकी सिसकियों को बुलंद कर दिया। नैना ने खुद को उसके सहारे पर छोड़ दिया, जो बहुत प्यार से और कभी जुनूनियत से उसे समेट रहा था। रोहन और नैना दोनों ही अपने ईगो में मारे गए थे और इसमें उन्होंने 5 साल गवा दिए थे, लेकिन वक्त रहते रोहन के एक सही फैसले ने उन्हें आपस में मिलवा दिया था। अब दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।